अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। इन्वेंट्री का जो टॉपिक मैं लेके चल रहा था वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगी। आज का टॉपिक मैंने बेसिक सप्लाई चेन के ऊपर बनाया। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि सर जी आप बहुत बातें करते हैं ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के ऊपर, ज़रा हमें ये बताएं कि ये फील्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या वाकई इसकी इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंस है या नहीं है। और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट बहुत सवाल करते हैं जो कि बैचलर्स कर रहे होते हैं और उनको अपने स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज चूज़ करने होते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी हमें सप्लाई चेन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जॉब्स हैं मार्केट में या नहीं है, हमें अगर जॉब्स हैं तो हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें जॉब मिल सकती है। तो इस हवाले से जो है आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा लेक्चर इसके ऊपर हो जाए कि भाई बेसिकली सप्लाई चेन है क्या, और जो ऑपरेशंस है वो सप्लाई चेन का बड़ा हेड है, तो वो तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज बेसिक सप्लाई चेन क्या है इसके ऊपर हम थोड़ी सी हम डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो देखें, हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। एक तो किताबी चीज़ें होती हैं जो कि बुक्स में लिखी हुई हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल हो गई बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले ज़रा हम बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बुक सप्लाई चेन के बारे में क्या कहती है, फिर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा कि क्या सप्लाई चेन होती है, कहाँ पे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी चाहिए सप्लाई चेन या नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के आज मैं सवाल दे दें, इन सारे सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो हम ज़रा आज मूव ऑन करते हैं, अगर समझने की कोशिश करते हैं कि जी क्या होती है सप्लाई चेन। तो जी बुक तो ये लिखती है कि all stages directly indirectly in fulfilling all stages involved directly or indirectly fulfilling a customer request। अच्छा जी, बात सारी समझने की ये है यहाँ पर कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करती है तो उसको ख़रीदने वाला कस्टमर होता है। वो बना इसलिए रही है कि उसको ख़रीदने वाला मौजूद है। जिस दिन कस्टमर नहीं होगा या तो वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगी, या कंपनी उसको बनाना छोड़ देगी, या कंपनी ही बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी सारी एग्जांपल्स हमने हिस्ट्री में देखी हुई हैं। अब कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट आप लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो प्रोडक्ट जो आपके हाथ में मौजूद है, आपने वो ख़रीदी कहाँ से? आपका रब्ता हुआ रिटेल शॉप से, जो कि रिटेलर था आपके मोहल्ले की दुकानदार, या आप किसी मॉल में गए थे वहाँ से आपने ख़रीदा। तो आपका वास्ता मैन्युफैक्चरर से तो नहीं पड़ा, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप एंड यूज़र हैं, ठीक है ना। तो आपका वास्ता उससे नहीं पड़ा। लेकिन सप्लाई चेन क्या है कि सप्लाई चेन के अंदर एक चेन जो कि इसके बैकग्राउंड पे चलती हुई आ रही है। आपके बैकग्राउंड, आप कस्टमर थे, आप एंड यूज़र थे, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, आप जाएंगे रिटेलर के पास, उसके बैकग्राउंड पे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके बैकग्राउंड पे जी मैन्युफैक्चरर होगा, उसके बैकग्राउंड पे जी सप्लायर्स होंगे, ठीक है जी। तो अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट की एग्जांपल लेके चलते हैं कि पहले ज़रा इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिख रहा है। एक इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसेज, रिटेलर एंड कस्टमर। ये इसमें सारी ये पार्टीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं सप्लाई चेन के अंदर। मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं, होलसेलर्स इन्वॉल्व होते हैं, सप्लायर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो विद इन ईच कंपनी सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल फंक्शन फुलफिलिंग का कस्टमर रिक्वेस्ट। एक कंपनी के अंदर वो तमाम फंक्शंस जो कि कस्टमर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे सप्लाई चेन में आते हैं। अब ज़रा एक सिनेरियो लेते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि एक लैपटॉप है या एक मोबाइल फ़ोन है। जो भी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं डेल है। डेल एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर है किस चीज़ की जी? लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है।
अब कंपनी को लैपटॉप को बनाने के लिए क्या कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता होगा, बिल्कुल चाहिए होता होगा। तो वो मटेरियल तो किसी न किसी से ख़रीदेगी। अब लैपटॉप में कैमरा भी लग रहा है, कैमरा वो खुद नहीं बना रही थी, कैमरा ख़रीद लेते हैं हम, ठीक है ना, कैमरा ख़रीद लिया, ठीक है ना, तो कैमरा ख़रीदा, बॉडी के पार्ट्स उसके ख़रीदे या जो भी उसका प्रोसेसर है वो इंटेल से ख़रीदा उसने। तो जितने भी उन्होंने पार्ट्स ख़रीदने थे वो उन्होंने ख़रीदे एंड देन फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। यानी कि मटेरियल के बगैर मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती थी। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए और साथ में और एसेसरीज भी चाहिए, कीले भी चाहिए उसके बनाने के लिए, हमें ग्लू और सोल्यूशन भी चाहिए। तो ये तो सारे वो मटेरियल है जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। अब वो जो मेन कंपनी है उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन की लैंग्वेज में OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। अब जिससे वो मटेरियल ख़रीद रहा है ना, बैकग्राउंड पे जो है जिससे वो मटेरियल ख़रीद रहा है वो कहलाता है आपका सप्लायर, ठीक है जी। वो कौन कहलाता है? सप्लायर कहलाता है जिससे मटेरियल ख़रीदा जा रहा है, ठीक है नहीं। अब मटेरियल ख़रीदने के बाद करना क्या है, क्योंकि जो मटेरियल आपने कंपनी ने ख़रीदा वो एंड यूज़र के किसी काम का नहीं है। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल कंपनी यार्न ख़रीदती है धागे की फॉर्म में, कभी आप ख़रीदेंगे? आप तो नहीं ख़रीदेंगे, आप तो बोलेंगे मुझे बना बनाया फैब्रिक चाहिए। तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल कस्टमर के किसी काम का नहीं होता, कस्टमर के काम की फिनिश प्रोडक्ट होती है। तो कंपनी ने उस मटेरियल से बनाना किया, फिनिश गुड बनानी है, ठीक है नहीं। तो अब इसके बाद क्या करेगी कंपनी? ऑपरेशंस करेगी, ठीक है जी। तो सप्लायर आया, सप्लायर के बाद मैन्युफैक्चरर आया, फ्लो ऑफ मटेरियल हो रहा है, पहले सप्लायर से मटेरियल किसके पास आया? मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? ऑपरेशंस करेगा, ऑपरेशंस के अंदर बनाएगा, फिनिश गुड बनाएगा। फिर कंपनी ने बनाई किस लिए? ये सेल करने के लिए बनाई है, खुद रखने के लिए तो नहीं बनाई ना, किसको इसको कहाँ भेजना है। अब कंपनी है कराची के अंदर, कोरंगी के एरिया के अंदर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी मौजूद है। कस्टमर है फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची के नाज़माबाद में, डिफेंस के अंदर, DHA के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कस्टमर्स मौजूद हैं। अब वहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाना है, अगर वहाँ तक प्रोडक्ट नहीं पहुँचेगी तो बिकेगी कैसे? तो अब इसके बाद जो आपका एलिमेंट स्टार्ट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर के बाद कौन आ गया जी? डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास पहुंचाएंगे? रिटेलर्स के पास, जिससे हम सामान ख़रीदते हैं एज अ यूज़र, एज एंड यूज़र। हम कस्टमर जिससे सामान ख़रीदते हैं वो कौन कहलाता है? रिटेलर कहलाता है। ज़रा समझिएगा इस बात को। हमने कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होती है ना, तो हम डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं पहुंच जाते, हम किसके पास जाते हैं? हम दरवाज़ा खोलते हैं घर का, देखते हैं सबसे करीब दुकान कौन सी है, तो जिस दुकान से हम सामान ख़रीदते हैं ना उसको हम रिटेलर कहते हैं। तो वो रिटेल शॉप जो कि हमें सामान प्रोवाइड कर रहा है उसके पास हम जाते हैं। तो वो उसके बैकग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बैकग्राउंड पर मैन्युफैक्चरर है, उसके बैकग्राउंड पर सप्लायर है। तो यहाँ से जो पूरी चेन चलती हुई आ रही है इसी को हम क्या कहते हैं जी? सप्लाई चेन कहते हैं। अच्छा जी, अब ये सप्लाई चेन के अंदर कौन इन्वॉल्व हो गया? भाई सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स, ठीक है जी। तो ये तो हो गए आपके पास मेंबर्स इन द सप्लाई चेन। अच्छा जी, अब सप्लाई चेन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, ज़रा बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोडक्ट को बनाता है, ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल किससे ख़रीदता है? सप्लायर से ख़रीदता है। तो मटेरियल प्रोवाइडर जो कि सप्लायर है और मैन्युफैक्चरर का रिलेशनशिप क्या है? परचेजिंग का। मैन्युफैक्चरर सप्लायर से प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। तो एक डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसका काम परचेजिंग का ही होता है सिर्फ, और वो डिपार्टमेंट सप्लाई चेन के अंडर में आता है। यानी कि सप्लाई चेन वालों की जो जॉब एरिया है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। सामान मंगा लिया, उससे परचेज़ कर लिया, मंगा के रखेंगे कहाँ पर? वेयर हाउस के अंदर। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट पूरा सप्लाई चेन का एरिया। कितनी क्वांटिटी में रखेंगे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा सप्लाई चेन का एरिया, ठीक है। इसके बाद ये तो मटेरियल है ना,
मटेरियल मंगाने के बाद करना क्या है, हमने तो फिनिश प्रोडक्ट बनानी है। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ऑपरेशंस करने हैं, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट भी पूरी सप्लाई चेन की फील्ड है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, अब ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई। उसके अंदर तो मेंटेनेंस भी है, उसके अंदर भी लेबर प्लानिंग भी है, उसके अंदर जो है ना आपके पास शिफ्टिंग की प्लानिंग भी है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, और आपके पास इन्वेंट्री प्लानिंग है। सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत बड़ा वो डोमेन है, ठीक है ना। इसके बाद अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट तो बना ली, फिनिश गुड भी बना ली, अब आपने इस प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुंचाना है। अब काम रह गया फिर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन का काम आया तो आपने सोचा यार ये मेरे बस की बात तो नहीं है कि कुछ कस्टमर मेरे फैसलाबाद में बैठे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि कराची के साइड एरिया में एग्जिस्ट करती है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जस्ट लाइक पेप्सी है। अब पेप्सी साइड एरिया में है कराची के अंदर, यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी ने अपने पास रखे हुए हैं, कुछ कंपनी ने आउटसोर्स किए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मौजूद हैं हमारे पास, तो उनको वो प्रोडक्ट को देती हैं और कहती हैं कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूट करें। ऑब्जेक्टिव क्या है सप्लाई चेन का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट प्रोडक्ट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। सही प्रोडक्ट पहुंचेगी, सही टाइम पे पहुंचेगी, सही प्लेस पे पहुंचेगी, तो सप्लाई चेन की आपके पास ये तब सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। मार्केटिंग और सप्लाई चेन का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि मैंने बनाया हुआ है, शायद ये बुक्स में तो नहीं लिखा हुआ ये बात, लेकिन मैंने बनाई हुई। मार्केटिंग कहती है कि जी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करो। मार्केटिंग वाले एडवर्टाइज चलाते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, कहते हैं कि मैक्सिमाइज करें डिमांड को ताकि कस्टमर की इंटेंशन बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदे। लेकिन मसला ये है कि जब जैसी मार्केटिंग वाले डिमांड को जनरेट करते हैं, सप्लाई चेन के ऊपर लोड पड़ता जाता है, क्योंकि फुलफ़िल करना काम किसका है, सप्लाई चेन का। अब मिसाल के तौर पर एक आप गए दुकान पे कोई प्रोडक्ट लेने, हेड एंड शोल्डर शैम्पू लेने गए आप दुकान पे गए, बोला यार हेड एंड शोल्डर तो है नहीं, पैंटीन ले लो, दूसरा ले लो। आप दूसरा लेकर आ गए, आपका काम तो हो जाएगा शायद, आप उसके बाद पैंटीन से सेटिस्फाई हो जाए और आप ज़िंदगी में पैंटीन नहीं इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने तो कस्टमर लूज़ कर दिया ना। अब यहाँ पे मार्केटिंग वालों की गलती नहीं है, आप प्रोडक्ट को ख़रीदने गए थे, मार्केटिंग वालों ने डिमांड क्रिएट कर दी, डिमांड फुलफ़िल नहीं हुई, फेलियर किसका है, सप्लाई चेन का फेलियर है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर प्रोडक्ट राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं है, ये फॉल्ट किसका है, सप्लाई चेन का। प्रोडक्ट मार्केट से शॉर्ट होती है, अक्सर ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है, तो ये शॉर्ट हुई क्यों, सप्लाई चेन का फेलियर है। ब्लैक में जो बिक रही है ये सप्लाई चेन का फेलियर है, ठीक है ना। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपको याद हो तो मिनरल वाटर में अभी एक्वाफिना मार्केट लीडर है। एक्वाफिना जो है एक मार्केट लीडर है अभी मिनरल वाटर के अंदर। इसकी अगर हिस्ट्री पे जाए तो इससे पहले नेस्ले था। नेस्ले के साथ इशू हुआ था सप्लाई चेन के अंदर, उनकी प्रोडक्ट मार्केट से शॉर्ट हुई थी और सेम उसी टाइम के अंदर मार्केट के अंदर एक्वाफिना लॉन्च कर दिया गया था, और वो जो मार्केट शेयर उन्होंने ग्रैब किया नेस्ले का, वो आज तक वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो दिस इज़ कॉल्ड द फेलियर ऑफ द सप्लाई चेन। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हम, वेटर को बुलाते हैं, बोलते हैं यार कोल्ड ड्रिंक ले आओ। सर जी कौन सी लेंगे आप, यार एक काम करो कोक ले आओ। सर कोक नहीं मिलेगी, पेप्सी मिल जाएगी। अच्छा जी वही ले आओ। कोक वालों की सेल लॉस हो गई या नहीं हो गई, ठीक है ना। मार्केटिंग का एक स्टेटमेंट है, बिल्ड द कस्टमर लॉयल्टी, और मेरा एक अपना एक स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो लॉयल्टी टुडे। आज के दौर में लॉयल्टी नहीं है, आज के दौर में सप्लाई चेन का दौर है। जिसकी सप्लाई चेन अच्छी होगी वो विनर होगा। अगर प्रोडक्ट लॉयल्टी अगर क्रिएट होती है तो जो रेस्टोरेंट पे जो बंदा बैठा हुआ था उसने बोला यार कोक ले आओ, और वेटर ने बोला सर जी कोक तो नहीं मिलेगी, पेप्सी मिल जाएगी, तो आपने बोला वही ले आओ, तो कहाँ गई कस्टमर लॉयल्टी। अगर आप लॉयल कस्टमर थे, आपको तो रेस्टोरेंट छोड़ के उठ जाना चाहिए था। आप बोलते नहीं जी मैं तो लॉयल कस्टमर हूँ, मैं तो पेप्सी के ब्रांड पेप्सी के ब्रांड के अलावा कोई ब्रांड में यूज़ ही नहीं करता। आपके पास पेप्सी नहीं है तो आपके पास कोक नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे बैठूँगा ही नहीं।
और अमूमन ऐसा होता नहीं है। हम शैम्पू लेने गए जी मार्केट के अंदर, ये हेड एंड शोल्डर दे दो यार, हेड एंड शोल्डर नहीं मिला यार, कोई एक नहाना तो है ना मैंने, कोई और सा दे दो, वही दे दो। कहाँ गई कस्टमर लॉयल्टी? तो ये फेलियर किसका है? सप्लाई चेन का फेलियर। जो भी प्रोडक्ट मार्केट से शॉर्ट हो रही है, सप्लाई चेन का फेलियर, ठीक है ना। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर एक बुराई आई हुई है कि सीकेडी पार्ट्स शॉर्ट हो रहे हैं। मसला किस चीज़ का है जी? सोर्सिंग का मसला है, क्योंकि हम यहाँ पे असम्बलर हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। पाकिस्तान तो असम्बलर है, मैन्युफैक्चर तो है नहीं, यहाँ पे असम्बलिंग करते हैं, ये मटेरियल तो सारा इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट पे जब बैरियर लगा हमारा एलसीज ना खुलने की वजह से, तो वो पूरी जो है आपकी सोर्सिंग डिस्टर्ब हुई और आगे सारे ऑपरेशन रुक गए। दिस इज़ कॉल्ड द फेलियर ऑफ द सप्लाई चेन। आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो पूरी सप्लाई चेन डिपेंड करती है फ्लो ऑफ मटेरियल, टॉप स्ट्रीम। मैन्युफैक्चर से पहले जितने मेंबर आते हैं, सप्लायर, फिर सप्लायर्स के भी सप्लायर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर। मैन्युफैक्चर से पहले होती है अप स्ट्रीम साइड ऑफ द सप्लाई चेन, और मैन्युफैक्चर के बाद होती है डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द सप्लाई चेन, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था सप्लाई चेन का। हाँ चलिए, आप सुबह सवाल करते हैं कि सर जी हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, जो जॉब टाइटल होते हैं सप्लाई चेन के अंदर, वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस इंचार्ज, वेयर हाउस एक्टिव, ये सारे आपके पास सप्लाई चेन के बंदे चाहिए होते हैं। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में आपको सप्लाई चेन के बंदे चाहिए होते हैं। ऑपरेशंस के अंदर इंजीनियरिंग प्लस सप्लाई चेन के बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस वाला प्रोडक्ट बना रहा होता है, प्रोडक्ट बनाने वाले को इंजीनियर भी होना लाजमी है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो पूरी मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, ये पूरा डिपार्टमेंट सप्लाई चेन का है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है ना, तो ये वो जॉब एरियाज़ बता रहा हूँ ये जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द स्पेशलाइजेशन इन द सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के बंदे यहाँ पे आपके पास ये जो जॉब एरियाज़ हैं जो कि आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जाएँ जाके सर्च करें, जाएँ लिंक्डइन के ऊपर जाएँ, जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखें, हर जॉब की जेडी पढ़ें, आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि वहाँ पे आपने काम क्या करना होता है। काम आपका यही है कि आपने अनइंटरप्टेबल मटेरियल फ्लो को कंफर्म करना होता है, कोई भी हो, चाहे वो सप्लायर हो, मैन्युफैक्चर हो। देखें जी, प्रोडक्ट टाइम पे जब भी पहुँचेगी, जब भी पहुँचेगी जब वो टाइम पे बनेगी। प्रोडक्ट टाइम पे जब भी पहुँचेगी जब वो टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्रोडक्ट टाइम पे जब भी पहुँचेगी जब वो टाइम के ऊपर रिटेलर के पास पहुँचेगी, ठीक है ना। तो पीछे अगर कोई कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस आती है, नतीजा ये निकलेगा कि एंड यूज़र तक प्रोडक्ट या तो पहुँचेगी नहीं, या लेट पहुँचेगी, या महंगी पहुँचेगी। ये सारे फेलियर होंगे किसके? सप्लाई चेन के अंदर। तो हर स्टेज का ऑब्जेक्टिव ये है, राइट टाइम, राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी क्यूरीज़ हैं, तो मेरा ईमेल भी है, मेरा जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको चीज़ें थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए।